नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में क्या है, बहुत ही प्यारा बहुत ही आसान चैप्टर है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं जिसमें हम ये जानें कि आखिर ये द्विघात समीकरण होता क्या है, ये कहाँ से आता है, इसको सॉल्व करने की कितनी विधियां होती हैं, ये इसका यूज क्या होता है, हमारे रियल लाइफ में यूज क्या है, क्यों इसको बनाया गया है, ये सारा कुछ हम आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण को, तो द्विघात समीकरण में जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद समीकरण मूल क्या होते हैं, इसके गुणनखंड सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं, मूल्यों की प्रकृति क्या होती है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों क्या होगा, आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। क्या होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो हो जाएगा आपका इस चैप्टर, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो देखिए हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण को सीखने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये दो घात बहुपद होता क्या है। द्विघात बहुपद आपने प्यार से पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ाया था आपको पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, वहां पर आपको सिखाया गया था कि ये होता क्या है। तो इस पर हमको दोस्तों आपको बताया गया था कि जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है, द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है बच्चों कि ऐसा नंबर जिसकी घात, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, दो होनी चाहिए, वही हमारा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है, वही बच्चों होता है द्विघात बहुपद। अब देखो ध्यान से, द्विघात बहुपद में अगर मैं यहाँ पर कोई इक्वेशन लेता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये एक बहुपद है। और कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि द्विघात बहुपद में यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद को जब हम इक्वल टू कुछ रख देते हैं, कुछ भी इक्वल टू 0 या कुछ भी रख दो इक्वल टू के, तो क्या बन जाता है, वो द्विघात समीकरण बन जाता है। क्योंकि हमें पता है कि समीकरण वही होता है जिसमें इक्वल टू के बाद कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो यहाँ पर हमने जो लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द्विघात समीकरण मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर जो लिख दिया गया यही आपका क्या होता है, मानक रूप होता है। क्या होता है, मानक रूप होता है, या इसे कह सकते हो तुम व्यापक रूप, या इसी को आप कह सकते हो जनरल फॉर्म, ठीक है ना। बात समझ आई। तो यहां से द्विघात बहुपद से ही आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। तो आपको द्विघात बहुपद तो समझ में आ गया कि ऐसा बहुपद होना चाहिए जिसमें घात की अधिकतम पावर 2 हो, तो वो द्विघात बहुपद होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x की पावर 2 प्लस 5x बराबर 9, तो मुझे ये बताओ कि क्या ये द्विघात बहुपद है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट x की पावर कितनी है, 2। लेकिन अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी, इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी, फिर वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका बच्चों द्विघात बहुपद क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। मींस आपने द्विघात बहुपद जान लिया कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात समीकरण बताया ना कि जब हम कोई भी इक्वेशन होगा, जैसा मैंने लिखा ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 रख देता हूं, तो यही हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। मींस ऐसा कुछ भी तुम्हें कभी भी दिख जाए, एग्जांपल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करते हो तो आपको कुछ उसी तरह का दिखाई देता है। इसमें a होता है और b होता है और c क्या होती है, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मींस अचर होते हैं। क्या होते हैं, अचर होते हैं। और यहाँ पर भी देखो 2, 9 और 8 ये तीनों क्या है, हमारे अचर पद हैं। अचर नहीं है, अचर है ना, तीनों अचर है ना, और यहाँ पर भी अचर है। इसका मतलब कि आप इसको कंपेयर करोगे तो ए, बी और सी की वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि आखिर ये द्विघात समीकरण क्या होता है। आइए आगे चलते हैं, द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं और द्विघात समीकरण के शून्य क्या होते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यार से आप इस चीज को समझ जाओगे। मुझे बच्चों आप ये बताओ कि आपको जब मैंने द्विघात बहुपद बताया था पॉलिनोमियल के चैप्टर में, बहुपद के चैप्टर में, तो वहां पर हम आपको दो मूल बताए थे, एक अल्फा और एक बीटा। एम आई राइट? ओके, आपको समझ में याद होगा कि हमने वहां पर आपको दो मूल बताए थे, एक अल्फा और एक बीटा। एक अल्फा होता है और एक बीटा। अगर मुझे समीकरण के मूल में अगर हम अल्फा और बीटा रख देते तो आप चाहो तो इसमें रख भी सकते हो a
इंटू यानी पहले वाला एक्स होता है बाद वाला वाई, तो अल्फा की जगह में एक्स की जगह में अल्फा रखोगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स फिर से है तो यानी बीटा है, तो यहाँ पर मतलब बीटा सॉरी एक्स एक्स अल्फा ही है, अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। इस तरह से हम आपको बताया गया था कि यहाँ पर ये क्या होता है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आपको ये मान के चलना है यहाँ पर कि जो अल्फा होता है यहाँ पर इसके जो मूल आएंगे वो 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 हाईएस्ट पावर है। तो हमें पता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट जितनी भी पावर होती है उसके उतने ही मूल निकल कर आते हैं। जब हम इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे तो आपके पास इस तरह से कुछ आता था, तो एक मूल ये होता था, एक मूल ये होता था, राइट, यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि हमें मूल को निकालना होगा एक्स और वाई को, तो यहाँ पर तो इक्वल टू 0 रहा करेगा। तो हमें क्या करना है, एक बार इसको बराबर 0 ले लिया जाएगा और एक बार दूसरा वाला जो इक्वेशन होता है उसको बराबर 0 ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाता है। कोई बात नहीं, अभी नहीं समझ में आया, आपको अभी समझ में आने वाला है। चलो मैं इस चीज को थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस प्लस 3 बस इतना ही क्वेश्चन। आप तो इस तरह क्वेश्चन आपने देखा है ना पिछले बार, किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो कुछ नहीं करना होता है, हमें पता था कि इसका मल्टीप्लाई करते थे तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 और 6 के ऐसे दो फैक्टर करना होता था कि उनको प्लस करने पर 3 आए। तो आप इसको तोड़ोगे तो इसको आप 3 दूना 6 भी कह सकते हो, 6 एक कम 6 कह सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अगर आप 6 एक कम 6 को लेते हो तो जोड़ने पर 5 आना चाहिए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए, तो 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब कि 3 दूनी 6 हो सकता है, क्योंकि 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा और 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2x स्क्वायर प्लस इसको मैं 3x प्लस 2x में तोड़ सकता हूँ, 5x और प्लस 3। मुझे पता है कि जब 4 पद हो जाते हैं तो मैं 2 2 में तोड़ देता हूँ उसको। 3 दोनों से आपको दिख रहा है कि x कॉमन है तो 2x प्लस 3 यहाँ से प्लस यहाँ से एक ही कॉमन है तो 2x प्लस 3 यहाँ से। उसके बाद हमको क्या करना होता है कि 2x प्लस 3 को एक ब्रैकेट में, बाकी बचे हुए को x प्लस 1 को दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर आपका ये प्यारा बच्चों क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर द्विघात ये बहुपद है तो यहाँ पर इसके पावर 2 थी, इसलिए यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई। लेकिन इसमें जैसे ही हम ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण में सॉल्व करेंगे तो इसी तरह क्वेश्चन बस इक्वल टू 0 दे देगा। जब इक्वल टू 0 दे देगा तो हम यहाँ पर भी इक्वल टू 0 ले लेंगे, आगे भी यहाँ पर इक्वल टू 0 ले लेंगे और यहाँ पर भी इक्वल टू 0 ले लेंगे। जब जैसे ही हम इसको बराबर 0 लेंगे तो एक बार इसको बराबर 0 करेंगे, एक बार इसको बराबर 0 करेंगे। तो अगर मैं 2x प्लस 3 बराबर 0 लेता हूँ तो मेरे पास x बराबर क्या आएगा, 3 उधर जाएगा माइनस में, फिर 2 डिवाइड में चला जाएगा। अगर मैं x प्लस 1 को बराबर 0 लूंगा तो x बराबर -1 आएगा। यानी x और y के सिर्फ 2 ही ऐसे मान है जिसको इसमें रखोगे तो ये दूसरे पक्ष के बराबर होगा। तो यहाँ पर x और y की जो दो वैल्यू आई हैं यही इस समीकरण के मूल या शून्य कहलाएंगे या जीरोज कहलाएंगे, इन्हीं को हम जीरोज कहते हैं। समझ में बात? तो यहाँ की x की जो वैल्यू आई है, एक वैल्यू आई -3/2 और एक x की वैल्यू आई -1, यही दोनों क्या होते हैं, एक अल्फा एक बीटा होता है। तो यहाँ पर पावर जितनी होती है उसके उतने ही मूल होते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है जिसकी वजह से इसके जो मूल होंगे वो 2 हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। चलो इसको हटाते हैं। ओह सॉरी पूरा हट गया, मुझे बैक कैसे आना पड़ेगा यहाँ, क्या। चलो अब मैं क्या करता हूँ, एक चीज और अभी आपको बताना पड़ेगा, शायद आपको पता नहीं है वो चीज। चलो देखो, आपके पास तो ये इक्वेशन पता चल गया कि इक्वेशन जो होता है हमारा वो इस तरह का होता है। अब मुझे आपको द्विघात समीकरण भी बता दिया कि द्विघात समीकरण क्या होता है। आपने सीख लिया द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं और शून्य क्या होते हैं। तो मूल या शून्य को उसे कहा जाता है जो इस इक्वेशन में रखने पर वो 0 दे दे। जैसा भी हमने पीछे वाला सॉल्व किया तो इसके 2 वैल्यू आई हैं, तो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा को हम किसी भी इक्वेशन में, जो इक्वेशन दिया था ऊपर, उस इक्वेशन में चाहे x बराबर हम -3/2 रखें या x बराबर -1 तो बराबर 0 आ जाता, तो वो मूल होते हैं, या यूं कह लो कि समीकरण का हल होता है। तो इसी को हम समीकरण का मूल या समीकरण का शून्य का समीकरण का हल कहते हैं। जैसा अगर मैं कह दूं कि 2x + 5 बराबर 5 है, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2x बराबर 5 उधर जाएगा 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, x बराबर 0। अब ये x बराबर 0 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, मूल है।
इसी का ये शून्य है, या यूं कह लो कि ये इस समीकरण का हल है। हल का मतलब यही होगा अगर इसका ये मूल है, या इसका ये शून्य का है, या इसी का ये समीकरण में का हल है, तो ये x बराबर जो 0 आया है उसको अगर मैं इसमें रखूंगा x की जगह पे, तो वो बराबर दूसरा पक्ष आना चाहिए, जो कि एकदम सही बात है, आ रहा है। तो ये होता है मूल, शून्य और समीकरण का हल, तीनों सेम चीज होती हैं, तीनों बराबर होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। आइए आगे चलते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं गुणनखंडों द्वारा समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो गुणनखंड के द्वारा हम समीकरण को हल करने के लिए उसकी बेसिक कुछ जानकारियां होती हैं, उनको तुम्हें जानना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आपको ये मूलों की प्रकृति बता देते हैं। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि मूलों की प्रकृति किसे कहते हैं। ये मूलों की प्रकृति क्या होती है? मूलों की प्रकृति यानी जो मूल होते हैं वो किस तरह से काम आते हैं। हमें तो पता है ना कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रखेंगे। अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट का नाम सुना होगा आपने, जिसे विचलन बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट। यहां पर जान लो कि कभी भी अगर b स्क्वायर कभी भी किसी इक्वेशन में इस तरह से होगा, और उस इक्वेशन से अगर हम किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, और अगर हम बी स्क्वायर माइनस का 4ac वो जो होगा वो अगर बड़ा आ जा रहा है 0 से, या फिर ऐसी कंडीशन बन सकती है कि जो बी स्क्वायर होगा वो -4ac बराबर 0 के आ जाएगा, या एक कंडीशन और बन सकती है कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तीन कंडीशन बनती है। ये है कंडीशन नंबर 1, ये है कंडीशन नंबर 2 और ये है कंडीशन नंबर 3। ये क्या है? तीन कंडीशन मैंने आपको लिख दी कि कभी भी मूलों की प्रकृति के लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो उसको निकालें और वो बड़ा आ जाए 0 से, या बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें तो वो बराबर आ जाए 0 के, या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर निकालें तो वो 0 से छोटा आ जाए, मतलब माइनस में नंबर आ जाए, तो इसका मतलब उसके मूलों की प्रकृतियां कैसी होती हैं तो जान लो। अगर ये कंडीशन बनती है जे, तो यहाँ पर दो मूल तो निकलेंगे ही। कितने निकलेंगे? दो मूल। लेकिन यूं कह सकते हो दो मूल, या निकल ऐसे लिखो, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल, इस सिचुएशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो मान निकल के आएगा वो क्या होगा? दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल निकल कर आएंगे। क्या आएंगे? दो तो निकलेंगे ही, लेकिन दोनों क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? कोई बात नहीं, आगे मैं फिर से बताता हूं, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, बात कर लेते हैं ये वाले की। इसमें क्या है कि जब भी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है तो यहाँ पर भी दो मूल्य तो निकलेंगे, दो, लेकिन दोनों क्या होंगे? दो बराबर मूल निकलेंगे। दोनों जो मूल निकलेंगे दोनों क्या होंगे? इक्वल आएंगे, यानी x की जो वैल्यू आएगी इस सिचुएशन में 2 आएंगी और दोनों बराबर आएंगी। और अगर वो मूल भिन्न भिन्न होगा तो इस सिचुएशन में x की वैल्यू क्या होगी? वो अलग अलग है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया था। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर बेचारा 0 से ये छोटा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर लिखोगे अवास्तविक मूल। क्या होंगे वो? अवास्तविक मूल, अवास्तविक। बस तीन चीज आपको पता होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन टू zeros आर इक्वल्स, और यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन सेम इक्वल, सेम रूट्स आएंगे, यानी कि दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, या दोनों मूल कह लो। रूट्स को इंग्लिश में मूल को इंग्लिश में रूट्स बोलते हैं, ROOTS। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों अवास्तविक होंगे, यानी कि नो रियल रूट्स निकलेंगे। क्या होगा? नो रियल रूट्स। आइए इस चीज को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। तो आओ इस चीज को समझने के लिए मैं एक चीज काम करता हूँ कि इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, और इसका काम है तो मैं इससे थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ। चलो यहाँ पर इसको करते हैं। देखो अब ध्यान से समझना बच्चा, इसी चीज को मैं आपको बहुत ही बारीकी से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने वाला हूँ। मान के चलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का एक हम इक्वेशन लेते हैं। एक यहाँ पर मैंने ले लिया क्या कि 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास है। अब मुझे बताना है कि इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे?
दोनों अलग अलग होंगे या दोनों बराबर होंगे या फिर अवास्तविक होंगे। तो वही काम करना है, हमें निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करूंगा, से तुलना करना पड़ेगा। क्या करूंगा? तुलना करने पर जब हम इसको तुलना करते हैं तो बच्चों पाते हैं हम कि a इक्वल टू हमें 2 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2। देखो ना, और b इक्वल टू क्या मिल रहा है? b तो माइनस में, लेकिन b तो यहाँ पर प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस में, इसलिए माइनस लेना पड़ेगा। एंड c इक्वल टू 7 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 7। ओके, यहां तक करने के बाद हमें निकालना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आओ अब हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 4ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बी कितना है मेरे पास? 5 है, -5, तो -5 का स्क्वायर, फिर -4a, ए कितना है? 2 है, 2 रख दिया मैंने, 2 4a, और उसके बाद c कितना है? 7 है, ये मैंने 7 रख दिया, बराबर। देखो -5 का स्क्वायर करोगे तो ये 25 आ जाएगा, और माइनस का इन सबको जोड़ दो तो 7 दूना 14 होता है, 14 चौके 56 होता है। कितना होता है? 56। देखो ना, 4 दूनी 8, 7 56, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको घटा देते हो तो घटाओगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, और 5 में से जो 2 जाएगा 3, 5 1 6, 2 3 5, यहाँ पर आ गया माइनस में। लेकिन अब आपने देखा बच्चों कि यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो इसमें से कौन सा वाला सेटिस्फाई करता है? क्या हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो बड़ा आ रहा है 0 से, या फिर बराबर आ रहा है 0 से, या 0 से छोटा आ रहा है? तो आपने देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। इसका मतलब कि ये 0 से छोटा है। तो जब ये 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो होगा अवास्तविक मूल्य निकलेंगे इसके। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके क्या होंगे? अवास्तविक मूल्य निकलेंगे। कितने मूल्य निकलेंगे? अवास्तविक मूल्य निकलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता है, और पूछता है कि बताओ कैसा होगा, तो हम इसको इस तरह से आसानी से बता लेंगे। आइए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा फेरबदल करते हैं और देखते हैं इस बार क्या आता है। इस बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में थोड़ा सा मैं इस चेंज करता हूँ। इस बार मैंने इक्वेशन ले लिया, इस बार मैंने इक्वेशन क्या ले लिया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बराबर 0, ये मैंने इक्वेशन ले लिया। तो जब हम इसकी कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? चेंज होगी, राइट। तो मैं जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से इसकी कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से देखता हूँ मुझे जो वैल्यू मिलती है कि ए बराबर तो 1 मिल जाएगा, और बी बराबर 2 मिल जाएगा, एंड सी इक्वल टू 5 मिल जाएगा। नहीं, सी बराबर 5, बस याद रखना इक्वल टू 0 उधर रखना है, सी को भी इधर लाना होता है, ठीक ना। उसके बाद वही काम करना है, हमें निकालना होगा क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आएगा? तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो बी कितना है? बी है मेरे पास 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 1 है, प्लस इंटू सी कितना है? 5 है। देखो तो 2 दूना 4, फिर से माइनस में आ जाएगा। तो मतलब नहीं, मैं थोड़ा सा वैल्यू को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, वैल्यू में थोड़ा सा फेरबदल करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं 12 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जब 12 होगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी ये 12 आएगी। कितनी आएगी? 12 आएगी। और इसको हम कर देते हैं, इसको हम 7 ले लेते हैं, ठीक है ना। ए को 7 ले लेते हैं, ए मैंने 7 लगा दिया, ठीक है ना। बस इतना चेंज करते हैं। तो और यहाँ पर वैल्यू फिर से रखते हैं, क्योंकि फिर से वही चीज आ जाएगा, माइनस में ही आएगा। इस वजह से हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बी स्क्वायर, तो बी कितना हमारा? 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, ए कितना है? ए मेरे पास इस बार 7 है, तो 7 रख देंगे, इंटू सी कितना है? सी 5 है, ये 5। अब 12 के स्क्वायर करते हैं तो 12 बरही में 144 होता है, ठीक है ना। और 5 चौके 20 होता है, 5 चौके 20 और 7 दूना 40, 140 आएगा ना। 5 चौके 20, 20 सत्ते 140, घटा देते हैं तो 144 से 140 घट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा 4। यस, दिस इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू जो आई है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है, और वो क्या है? तो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से बड़ा है। तो इस सिचुएशन में जो इसके मान आएंगे दो भिन्न भिन्न, क्या होंगे? दो भिन्न भिन्न मूल। जो दो मूल आएंगे वो क्या होंगे? दोनों मूल अलग अलग होंगे, लेकिन वास्तविक होंगे। वास्तविक भी लिखना जरूरी है, वास्तविक भी लिखना जरूरी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मूल को हम किस तरह से पता करेंगे कि ये मूल वास्तविक है, अवास्तविक है, या फिर दोनों मूल बराबर हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए चलते हैं
अब आते हैं गुणनखंडों द्वारा समीकरण को हल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आओ इसको ध्यान से समझते हैं, चीजों को सीखते हैं। तो मैं इस चीज को हटाता हूँ, इसका कोई काम नहीं, हटा देते हैं। आइए अब हमारे पास आता है गुणनखंडों द्वारा समीकरण को हल करना। गुणनखंड के द्वारा हम समीकरण को हल करेंगे और उसमें से हम वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की, कि किस तरह से एक्स और वाई को निकालेंगे। तो उसको सॉल्व करने के 3 मेथड है। एक है मध्य पद को हमें विभक्त करके, एक है पूर्ण वर्ग बनाकर, और एक है सीधी धारा 4 या यूं कह लो कि द्विघात समीकरण से द्विघात सूत्र से निकाला है। तो चलो हम पहले सीखेंगे समीकरण को हल करने के लिए कौन सी विधि का अप्लाई किया जाएगा। मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करना, ठीक है ना। यानी मध्य पद को विभक्त करना, इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है ना। इंग्लिश वाले भी थोड़ा समझ, ठीक है ना। ओके, हम एक क्वेश्चन से यहाँ पर लाते हैं और उस क्वेश्चन को हम करके आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको और कैसे उसका आंसर आता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, यही है। यस, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है किससे? मध्य पद को तोड़ करके या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का पहला मेथड है, पहला मेथड सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो मैंने अभी भी बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बीच वाले टर्म को हमें तोड़ना होता है। क्या करना होता है? तोड़ना होता है। तो देखो तोड़ने के लिए क्या करना होता है, हमें यक्स का क्या गुणांक है? 1 है, और उसके बाद जो लास्ट में अचर पद होता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ 1 है और 10 का मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो आपके पास 10 ही आएगा। अब 10 के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ऐसे दो खंड करने हैं कि घटाने पर ये वाला साइन बताएगा, घटाने पर हमें 3 लाना है। क्या लाना है? 3 लाना है। तो घटाने पर 3 लाने के लिए इसको हम 2 पंचे 10 भी कह सकते हैं, है ना, या फिर 5 दूना 10, और सॉरी 5 क्यों कह रहा हूँ, ये तो हो चुका है, चाहे 2 पंचे 10 कहो या 5 दूना 10 कहो, बात हुई है। या फिर हम 10 एकम 10 कह सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई खंड बन सकता है? नहीं बन सकता। तो आपको देखना है, अगर हम 10 एकम 10 वाला पकड़ रहे हैं तो 10 और 1 को अगर हम गुणा कर देंगे तो 10 तो आ रहा है, लेकिन 10 और 1 को क्या घटाने पर 3 आएगा? तो 10 से 1 घटाओगे तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब गलत बात है, ये तो नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ये वाले की, अगर हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाता है, लेकिन 2 और 5 को घटाने पर क्या 3 आ सकता है? यस, अगर हम 5 से 2 को घटा देंगे 3 आ जाएगा, बड़ा नंबर माइनस में, इसलिए -5 कर देना, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ पर जब इसको हम बनाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x ले लो और प्लस का 2x ले लो और माइनस का 10 बराबर 0 रहेगा। ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? यही मेन लाइन है, बस 5 में से 2 घटाने पर 3 आ रहा है, लेकिन माइनस बनाने से बड़ा नंबर हम माइनस में ले लिया। ओके, अब आओ इसके बाद देखो इन दोनों टर्म को और इन दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, इसमें से हम x कॉमन ले लिए तो बचेगा हमारे पास x माइनस 5, प्लस का यहाँ से हमने 2 बाहर निकाल लिया तो x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। अब एक बार फिर से इन दोनों टर्म में हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, तो क्या कॉमन दिख रहा है? x माइनस 5, x माइनस 5 मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जब वैल्यू निकालना होगा, दोनों मूल निकालना है, तो एक बार इसको बराबर 0 लिखेंगे, तो लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर ये उधर जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0 ले लें, एक बार इसको बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पर आपके पास 2 मूल आ चुके हैं, यही होते हैं मूल। पावर 2 थी तो 2 मान आ गए, सिंपल है ना। तो इस तरह से होता है, मध्य पद को तोड़ करके हम क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आइए सीखते हैं, अब इसी क्वेश्चन को हम करेंगे वो भी किस मेथड से? मध्य पद को विभक्त करके, अब नहीं, अब पूर्ण वर्ग बना करके। अब पूर्ण वर्ग बनाकर इसी क्वेश्चन को देखो सॉल्व करते हैं, और क्या हमारा x बराबर 5 और y बराबर माइनस का 2 आता है या नहीं आता है? तो चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और सीखते हैं।
दूसरा क्या है, मध्य पूर्ण वर्ग बना करके। अब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बना कर, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाकर मतलब कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर कह सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं, चलो आपके लिए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। बहुत आसान होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को जब हम पूर्ण वर्ग बनाकर करते हैं, इसको मैंने आपको सिखा दिया। अब आते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर किस तरह से करते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग बनाकर करते हैं ना, तो रूल ये कहता है कि जो यक्स का गुणांक होता है, किसका गुणांक, यक्स का गुणांक। याद रखना, एग्जाम में जब आए कभी भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा कठिन होता है ये वाला मेथड, लेकिन बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं होता है। एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये पहला वाला ही लगाना है, मध्य पद को तोड़ करके, बहुत आसान होता है वो। मैं अपनी तरफ बता रहा हूँ इसी को, मुझे तो ये आसान लगा, हो सकता है तुम्हें ये आसान लगे, लेकिन ये बड़ा मेथड होता है, ये आसान मेथड होता है। देखना अभी खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम में कभी भी कह दे कि पूर्ण वर्ग बनाकर कीजिए, तभी आप इससे कीजिएगा, नहीं तो हमेशा इससे मेथड सॉल्व करिएगा, क्योंकि हम इसको 3 मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दूसरा मेथड से देखते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया कि यक्स का गुणांक जो होगा उसको ढूंढना है। तो यक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पर 3, माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस में नहीं देखना, सिर्फ 3 देखो। यक्स का गुणांक क्या है, माइनस नहीं बोलते ना, माइनस को छोड़ दो, सिर्फ यक्स का गुणांक क्या है 3, नंबर देखना 3। जो गुणांक होगा उसको आधा करके स्क्वायर कर देना, जो गुणांक होगा उसका आधा करके स्क्वायर कर दो, फिर जोड़ दो उसी में। तो हमें क्या कर दिया, देखो ध्यान समझना इस लाइन को, कि मैंने एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखा, ठीक है ना, बस इसका आधा करो। तो 3 का आधा क्या होगा, 3/2, उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो और एक बार उसी क्या कर दो, 3/2 को ही क्या कर दो, आधा करके घटा दो। नहीं समझ पाते, मैंने क्या किया, यक्स वैसे ही है, यक्स का गुणांक 3 था तो 3 को मैंने आधा किया, तो मतलब 3/2। भाई भाग देने का मतलब 2 से भाग दे दो ना, तभी तो आधा होगा। आधा करो, उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ दो, एक बार उसी को घटा दो। और ये आगे जो लिखा है माइनस का 3 यक्स वैसे ही है, और माइनस का 10 बराबर 0 ऐसे ही। अब मुझे बताओ कि वही चीज जोड़ा वही चीज घटाया, कोई फर्क पड़ा क्या, काट देंगे फिर सूत्र नहीं आ जाएगा, लेकिन काम बनाने के लिए चीज किया जाता है। अब ध्यान से समझना, अगली लाइन मेन है। मेन क्या है इस लाइन में, देखो हमें यहाँ पर एक फार्मूला ढूंढना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान देना है बच्चों यहाँ पर एक बात आपको, कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो ये दोनों टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये वाला नंबर प्लस में है, एक बार माइनस में है। दूसरी तरह से हमें तो पता है कि जो स्क्वायर बनता है ये बना a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है ना, और तो ये कोई स्क्वायर बन नहीं रहे ना, तो इसका मतलब कि प्लस में होने चाहिए, चाहे a स्क्वायर हो या b स्क्वायर, चाहे माइनस वाला फार्मूला बने चाहे प्लस वाला। तो इसका मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो लेना ही पड़ेगा। आगे है माइनस का 2ab या प्लस का 2ab, यानी यक्स के साथ गुणांक किस में है, माइनस में है, तो इसका मतलब ये माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। याद रखना ये वाला साइन बताएगा, और ये तो प्लस में लेना ही पड़ता क्योंकि ये बी स्क्वायर होगा, और जो शुरू में रहता है वो तो ए स्क्वायर होता ही है। बस एक चीज और याद रखना कि जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो यक्स का गुणांक 1 होना चाहिए, यक्स के साथ गुणा में 1 होना चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ। अगर इसके साथ कोई नंबर होगा तो उस नंबर से पूरे में डिवाइड कर देने हैं, ठीक है ना, इस चीज को भी याद रखोगे। तो आपको देखो यहाँ तक समझाए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टर्म को उठा करके हम फार्मूला बना देंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस का 3x और माइनस का 3/2 स्क्वायर और माइनस का 10 बराबर 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि इसको और ये वाले को साथ में ले लिया, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा इस वजह से। अब ये तीनों को हम मिला करके फार्मूला बना देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बने, क्योंकि ये माइनस में है, तो यानी x माइनस x हुआ और माइनस b मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ तक। और ये वाले दोनों को हम क्या करते हैं, उधर भेज देते हैं उस पक्ष, तो ये उधर जाएगा तो 3 त्रिक का 9, 9/11 9/4 होगा, तो उधर जाएगा तो प्लस का 9/4 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, समझ आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 10 चौके 40 9 49 49/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं 49/4।
ठीक है ना। उसके बाद आपको ये ध्यान से देखना है कि स्क्वायर को हटाना है इधर से। जब स्क्वायर रूट हटाओगे तो x माइनस 3/2 बराबर ये रूट इधर चढ़ जाएगा तो 49/4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो प्लस में आएगा और माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस 7/49 गुना 4। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ क्या? अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है तो मैं इस चीज को क्या करता हूँ, अब ऊपर करता हूँ और इस चीज को हटाता हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण वर्ग बनाकर ही आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। और इस चीज को क्या करता हूँ, ऊपर पहुंचाते हैं थोड़ा सा। यहां तक करने के बाद हमें वैल्यू निकल चुकी है। अब एक बार इसी को देखो प्लस माइनस 7/2 के बराबर आया है, तो एक बार लेंगे इसको प्लस वाले के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x माइनस 3/2 बराबर ये प्लस का साथ ले लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बार लेंगे यदि x माइनस 3/2 बराबर ये माइनस का 7/2 ले लेंगे, क्योंकि दो बार ले, क्योंकि प्लस माइनस है इसलिए एक बार प्लस में 7/2 ले, एक बार माइनस में ले लो। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा, ये 7/2 है, क्योंकि 2 है ना बटे में, तो ये उधर जाएगा तो 7/2, ये उधर जाएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर x बराबर क्या होगा, उधर तो माइनस का 7/2 था और ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 प्लस का 3/2, ठीक है ना, उधर जाएगा प्लस का 3/2। तो x बराबर ये क्या होगा, 10/2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी यहाँ से x बराबर 5 निकल आएगा। और यहाँ से आप देखोगे तो x बराबर, दोनों का एलसीएम सेम है तो माइनस का 4/2 हो जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बच्चों दो आंसर आ चुके हैं, x बराबर 5 और एक बराबर x बराबर माइनस 2। सिंपल है ना सिंपल। लेकिन मेथड क्या है, बड़ा है, लेकिन वैल्यू देखो सेम आ रही है। हमने पिछले मेथड से भी किया और इस मेथड से भी समझ में आया। क्या किया, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास होगा उसमें देखना x स्क्वायर का गुणांक 1 है या नहीं। अगर 1 नहीं होगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से सब में भाग दे देते, ठीक है ना। उसके बाद जो टर्म होता है x के साथ उसको आधा करके जोड़ देते हैं, एक बार स्क्वायर करके, आधा करके स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, फिर आधा करके स्क्वायर करके उसे घटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, फार्मूला बनाते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 3/2 का ही स्क्वायर बना, तो बचा हुआ जो एक टर्म बचता है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे दोनों के साथ, ठीक है। 49/2 हो गया, इधर x माइनस 2 का, x माइनस 3/2 का स्क्वायर बराबर 49/4, तो x माइनस 3/2 बराबर इस रूट स्क्वायर को हटाते इधर रूट में चढ़ जाता है 49/4, इसका रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 3/2 7/2। तो एक बार x माइनस 3/2 को प्लस के 7/2 के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस के 7/2 के साथ ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएंगी। तो यही दोनों क्या होंगे, इस प्रश्न के मूल हो जाएंगे, इस प्रश्न के आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको कंप्लीटिंग दी मतलब कि नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर भी समझ में आ गया होगा, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर भी आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका ये भी क्लियर हो जाता। अब बचता है सीरीधराचार्य वाला। अब हम क्या करते हैं, सीरीधराचार्य से किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये आंसर याद रखना है, x बराबर 5 और -2 आए, ठीक है ना, 2 और -2 सॉरी 5 और -2। तो आइए देखते हैं इसी प्रश्न को हम सीरीधराचार्य से अब सॉल्व करके अब देखते हैं कि क्या आंसर हमारा सीरीधराचार्य से भी सेम आता है या फिर गलत आता है। चलिए देखते हैं सीरीधराचार्य से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा नीचे लाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर सीरीधराचार्य या इसी को लिख देते हैं द्विघात फार्मूला या द्विघात सूत्र, ठीक है ना, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र ये कहता है, क्या कहता है कि x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a। इस फार्मूले से आपके दोनों वैल्यू निकल आएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी प्रश्न से आपके दोनों वैल्यू आ जाएंगी x और y की दोनों। तो आओ देखते हैं किस तरह से आएंगी। तो ये फार्मूला याद रखना, ठीक है ना, ये द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन को जब हम ax स्क्वायर, इसको जब हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो देखो ध्यान से क्या मिलेगा हमको। जब तुलना कर दोगे तो a बराबर 1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा क्या, a बराबर 1, और b बराबर -3 मिल रहा है, और c बराबर -10 मिल रहा है, ठीक है ना।
उसके बाद जब इतनी चीजें हमको मिल गई तो हमें पता है कि फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac यही होता है अपान 2a। अब देखो ध्यान से रखो, x बराबर माइनस बी, तो माइनस बी कितना है -3, तो माइनस का 3 ब्रैकेट में प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है, ए मेरे पास 1 है, इंटू सी कितना है माइनस का 10 और अपान में क्या आता है 2a कितना है, a कितना है 1 है। ठीक है, उसके बाद देखो x बराबर जब हम निकालेंगे तो ये तो 3 ही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ये 3 का स्क्वायर करोगे -3 का तो 9 ही होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 चौके 40 होता है, क्या होगा 40, और अपान में आ जाएगा 2। ठीक है ना। अब इसी चीज को आप क्या लिख सकते हो, 3 प्लस अंडर रूट 49 प्लस माइनस ना, प्लस माइनस और 49 और बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक बार x बराबर 3, ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 49 बटा 2 लेना है, और एक बार 3 माइनस अंडर रूट 49 बटा 2 लेना है। तो x की दो वैल्यू यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी। इसके आगे का प्रोसेस करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा वो कर देता हूँ। चलो ध्यान से देखो, अब इसके आगे का प्रोसेस अब लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर मैं क्या करूंगा, 3 प्लस का अंडर रूट 49 बटे 2 लूंगा। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 7 बाहर आ जाएगा और बटे का 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो 7 3 10, 10 का आधा कितना होता है, 10 का आधा 5, मतलब x बराबर हमारे पास पहला आंसर आ गया 5, पहला आंसर क्या आया 5। ठीक है ना। अब एक बार हम क्या करेंगे, इसी को x बराबर ये यहाँ पर माइनस ले लेंगे, यानी 3 माइनस का अंडर रूट 49 बटे पूरे का 2 ले लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 3 माइनस 7 बटे 2। आप इसको घटा के x बराबर करोगे तो माइनस का 4 बटा 2 होगा, मतलब 2 दूना 4 होता है, यानी x की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि x की दो वैल्यूज आपके सामने आ चुकी है, एक तो 5 और एक तो माइनस का 2। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया, आपको अभी तक ये प्रश्न कहाँ पर समझ में नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपके ये क्या होता है, इस चैप्टर का एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिनिश होता है। मैंने आपको बता दिया द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, उसके शून्य किसे कहते हैं, समीकरण का हल इन तीनों में डिफरेंट या सेम होते हैं, सब कुछ बता दिया। द्विघात समीकरण जो होता है उसको सॉल्व करने की विधियां कितनी है, तीनों विधियां मैंने बता दी। मध्य पद को हम तोड़ करके किस तरह से करते हैं, बीच वाले पद को स्क्वायर करके, और लास्ट हमने सीखा फार्मूले के थ्रू किस तरह से हम x और y की दोनों मूल के हम वैल्यूज निकालते हैं। तो हमने सारा कुछ सीख लिया। अब आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेना, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एक ही फार्मूले, एक एक क्वेश्चन लिए हैं मध्य पद को विभक्त करके सॉल्व करने में, या फिर पूर्ण वर्ग बनाकर। अभी जब हम इसको एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर पूरी भरी पड़ी है एक्सरसाइज। तो मध्य पद सॉल्व करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन, फिर पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन, श्रीधराचार्य सॉल्व करने के लिए, द्विघात फार्मूला सॉल्व करने के लिए ढेर सारे क्वेश्चन। तो वहां पर हमको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से रूबरू कराने के लिए इसको एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये इस चैप्टर क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।